हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरे वहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है दिविक कुमार जी ने। सर जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी थैंक यू, मुझे शुक्रिया बुलाने के लिए। आज हम बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। जी हाँ, और पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस के हवाले से डिस्कस करेंगे और इंडिया के एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से डिस्कस करेंगे और जानेंगे दिविक जी से कि आखिर आने वाले टाइम में इंडिया जो है क्या एनर्जी रिसोर्सेज का हब बनने जा रहा है या नहीं। इस बात का फैसला जो है, मतलब इस बात का जो बैकग्राउंड है, आज हम जी से जानने की कोशिश करेंगे। दिविक जी, हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि इंडिया एनर्जी डेफिसिट है या नहीं, क्या कहेंगे आप? इंडिया एनर्जी सरप्लस है, पर इंडिया में एनर्जी सरप्लस होने के बावजूद कहीं कहीं थोड़े से एनर्जी लॉसेस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में। तो इस वजह से इंडिया में लोड शेडिंग तो है अभी, लेकिन ना होने के बराबर है। लेकिन बात वही है ना, वो लॉसेस को अब कवर किया जा रहा है। मैं पहले आपको समझा दूं, इंडिया का जो है 3 फैक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पहला होता है आपका जनरेशन, फिर होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया ने ट्रांसमिशन के जो लॉसेस हैं उनको तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, पर डिस्ट्रीब्यूशन में अभी भी बहुत काम करना बाकी है और वो काम अंडर गोइंग है। तो इन अपकमिंग डेकेड, आफ्टर 1 डेकेड, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी ऑलमोस्ट नील के करीब हो जाएंगे इंडिया के। जी। सही हो गया। अच्छा सर, अगर बात करें हम इंडिया में एनर्जी बनाने के लिए क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जा रही हैं और क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं ताकि इंडिया जो है अपनी एनर्जी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके। न्यू टेक्नोलॉजीज़ किस तरह वो इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या कर रहे हैं, बताइएगा हमारे व्यूवर्स को क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं उनकी। पहले तो अगर हम एनर्जी में गैस की बात कर लें, तो एनर्जी में जो गैस का सेक्टर है, इंडिया पहले ही अपना 40% गैस तो वो अपना गोदावरी बेसिन से निकालते हैं। उधर 3 ब्लॉक्स हैं, अभी 3 और मजीद ब्लॉक्स को उधर अंडर कंस्ट्रक्शन है। वंस वो 3 ब्लॉक्स तैयार हो जाते हैं, तो उसके बाद इंडिया की 80% जो जरूरत है उनकी अपनी गैस से हो जाएगी, और इंडिया के जो इम्पोर्ट्स हैं या कतर पे जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी। ऑलमोस्ट 20% रहेगी। इसके अलावा अगर हम ऑयल की बात कर लें, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास कंफर्म्ड ऑयल के रिजर्व्स हैं। उधर ड्रिलिंग का प्रोसेस नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा। आसाम में ड्रिलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, एंड मुंबई के पास भी 2 रिजर्व मिले हैं, पर उस पे अभी वर्किंग बाकी है। अभी भी उसके अंदर मजीद एक्सप्लोरेशन का जो स्टेज 2 स्टेज 3 होता है वो बाकी है, तो उसमें ड्रिलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हम ऑयल की बात करें, तो मैं थोड़ा आपको और पर्सपेक्टिव दे दूं। इंडिया ने वर्ल्ड वाइड ऑयल ब्लॉक्स और गैस ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है। जो पहली शुरुआत जो ब्लॉक की होगी, ड्रिलिंग की, एक्सट्रैक्शन की, वो 24 से शुरू होगी। एंड बाय 28 या 29 तक ये सारे ब्लॉक्स जो मैं अभी आपको गिनवाने वाला हूँ, ये सारे यूज हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। मतलब दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग साइमल्टेनियसली, सबके सब। इंडिया ने, मैं नाम भी ले लेता हूँ, लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने लैटिन अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, क्यूबा, वेनेजुएला में ब्लॉक्स लिए हैं। आसियान की जगह पे या फार ईस्ट में ऊपर चले जाएं या सेंट्रल एशिया में, तो वियतनाम, म्यांमार, रशिया, कजाकिस्तान। अफ्रीका में चले जाएं तो लीबिया, नाइजीरिया, सूडान, मोजाम्बिक। और अगर मिडिल ईस्ट में आ जाते हैं तो अबू धाबी। यहाँ हर जगह पे ऑयल ब्लॉक्स वगैरह लिए हुए। 24 में सबसे पहला वाला एक्टिव होगा, और उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते एक्टिव होते होते सारे ये जो एक्टिव होंगे वो 28 या 29 तक हो जाएंगे। तो आप इंडिया की ऑयल इंपोर्ट्स इस तरीके से होगा कि उनका खुद का ही है ना, ऑयल हम्म। बाहर से आ रहा है, पर टेक्निकली ऑन पेपर इट विल बी नॉट बी ऑयल। वो टेक्निकली ऑयल इम्पोर्टेड ऑयल नहीं होगा, तो टेक्निकली अपना ही ऑयल होगा, क्योंकि उनकी ओनरशिप इंडिया के पास है। उस पर जो ड्रिलिंग प्रोसेस है वो भी इंडिया के पास है। तो हर चीज इंडिया कर रहा है। तीसरा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में आ जाते हैं, इंडिया ट्रेडिशनल तरीकों से तो इलेक्ट्रिसिटी करता ही है। वो अगर मैं उसका आपको बता दूं, सोलर 62 गीगावाट, विंड 42 गीगावाट, न्यूक्लियर 7 गीगावाट, टाइडल कैपेसिटी 10 गीगावाट, वेस्ट कैपेसिटी 6 गीगावाट, हाइड्रो 46 गीगावाट। अच्छा, इसमें आपको एक चीज मैं बता दूं, न्यूक्लियर के अभी 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2032 तक 10 के 10 तैयार होंगे। एंड
अराउंड 80 गीगावाट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इंडिया में इस वक्त, जिस वक्त हम बात करें 80 गीगावाट्स, 80,000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में 500 गीगावाट की पावर जनरेशन करनी है, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो रिन्यूएबल होनी चाहिए। करंटली इंडिया जो है 175 गीगावाट जनरेट करता है रिन्यूएबल सोर्सेस से, और ये रिन्यूएबल सोर्सेस करंटली इंडिया के टोटल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 43.7% कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसके अलावा अगर इंडिया का मैं आपको बताऊं, 447 लार्ज डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आपने जो नई चीजें जो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, 5 मिलियन बायोगैस प्लांट्स, 50 लाख बायोगैस प्लांट्स, 50 लाख हर शहर कूचे गली में बनाए जाएंगे। 500 मिलियन टन बायोमास पर ईयर प्रोसेस किया जाता है, ये अभी करंट कैपेसिटी है बायोमास की। 72 प्लांट्स अभी एक्टिव हैं, उन 72 प्लांट्स में 650 मिलियन लीटर बायोफ्यूल तैयार होता है। बायो पेट्रोल, बायो डीजल भी, दोनों अलग अलग, अब वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। टोटल जो है वो 650 मिलियन टन बायोफ्यूल, 650 मिलियन लीटर। इसके अलावा इंडिया वेस्ट से भी एनर्जी बनाता है, ठीक है, कचरे से। तो वेस्ट टू एनर्जी में जैसे 6 गीगावाट अभी इंस्टॉल्ड है जो जनरेट कर रही है। मजीद 130 और 123 पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन वेस्ट टू एनर्जी के। और उसके बाद अब ग्रीन हाइड्रोजन पे हम आ जाते हैं। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर, ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का एक्सपोर्टर भी है। इंडिया की बहुत सारी कंपनीज ने इसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट्स भी अपनी शुरू कर दी हैं, और इसके अंदर अपना एक्सपेंशन, अपने प्रोग्राम, फैक्ट्रियां भी अंडर कंस्ट्रक्शन है काफी कंपनीज की। गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन नेशनल प्लान भी निकाला था, तो 60,000 करोड़ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 60,000 करोड़ का। तो वो सब चल रहा है। ईवी की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ईवी में लिथियम की, तो दुनिया में 5th लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व इंडिया के पास है, 5th लार्जेस्ट। और अगर आप इंडिया में लिथियम ठीक की है। बात करें, तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ लिथियम रिजर्व्स। और इंडिया में ऑलरेडी लिथियम की बैटरी पावर पैक्स की और लिथियम आयन की बैटरीज की जो फैक्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी सेटअप हो चुकी हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बात आ जाती है लिथियम रिफाइनिंग की, सो पैनासोनिक हैज ऑलरेडी साइंड एन एमओयू, और वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है। एंड पैनासोनिक इज द वर्ल्ड लीडर इन लिथियम आयन रिफाइनिंग एंड लिथियम बैटरीज, दोनों में वो वर्ल्ड लीडर है जी। अच्छा डेविड जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी। अब देखिए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त में जो इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच की, उसमें उन्होंने एक चीज़ ज़रूर दोबारा से कॉर्ड की, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये उनकी एक मतलब स्ट्रैटेजी है कि वो सिर्फ अपनी कंट्री के लिए नहीं कह रहे कि सन से हम पावर अगर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक उनके मतलब कंट्री की बात नहीं हो रही, उनके रीजन, उनके नेशन की बात नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हैं कि हम सन से एनर्जी को प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया में एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर, आप उनकी स्टेटमेंट पर क्या कहेंगे और इस पॉलिसी पर आपकी क्या राय है? देखें, जो सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का जो है, ये इनिशिएटिव लिया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से। और जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंडिंग इंडिया ने फाउंड किया है। इस इनिशिएटिव के तहत बेसिकली अगर मैं आसान लफ्जों में समझाऊं, क्योंकि टेक्निकलिटीज तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उसके अंदर, आसान लफ्जों में ये है कि ये इंटरनेशनल एक ग्रिड होना चाहिए, ट्रांसमिशन लाइंस होनी चाहिए, कि कहीं पे बिजली की अगर कमी है तो उधर बिजली एक्सपोर्ट कर दी जाए, कहीं पे बिजली ज्यादा बन रही है तो उधर बने। जैसे इंडिया नेपाल को, बांग्लादेश को, भूटान को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है। म्यांमार एंड श्रीलंका के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन, एमओयू साइन हो गए हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है।
अभी सिंगापुर ने, मालदीव्स ने और यूएई और सऊदी अरेबिया ने बात की है, बोला है कि हम बिजली खरीदना चाहते हैं, तो उसके एमओयूज बहुत जल्द साइन हो जाएंगे। सिंगापुर की डिटेल्स बाहर आई हैं। सिंगापुर 4 गीगावाट खरीदना चाहता है। तो जो अंडर वाटर पावर केबल्स हैं, इंडिया से अंडमान, अंडमान से सिंगापुर तक जाएंगी। तो ये इंटरनेशनल ग्रिड हो गया ना, आप अपने ग्रिड को फैला रहे हो। इसके अंदर एक टारगेट भी सेट किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय माथुर, उन्होंने कहा है कि हम इंटरकनेक्शन कैपेसिटी को 2050 तक, इंटरकनेक्शन ग्रिड की कैपेसिटी को 2050 तक 2600 गीगावाट तक लेके जाना चाहते हैं। सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल अजय माथुर ने बोला है कि इंटरनेशनल इंटरकनेक्शन ग्रिड की जो कैपेसिटी को 2050 तक वो 2600 गीगावाट तक वो लेके जाना चाहते हैं। तो आप ये समझें कि जो जितना आपका आसियान कंट्रीज के थ्रू ये ग्रिड जाएगा, और इस टोटल जो ग्रिड है, इस ग्रिड के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट की जाएगी मल्टीपल कंट्रीज को, वो 2600 गीगावाट होगी। 2600। जी। सर मैं यहाँ पर एक और सवाल करना चाहूंगी कि इंडिया अपने एनर्जी के जो लॉसेस हैं वो कैसे कम कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एनर्जी लॉसेस को देखें, दुनिया में आप 100% कोई भी मुल्क खत्म नहीं कर सकता, वो तो होंगे ही होंगे। इसके दो तीन तरीके हैं जो इंडिया कर रहा है। पहला तो ये कि आपको अपना लेटेस्ट से लेटेस्ट इक्विपमेंट रखना है। ठीक है, तो लेटेस्ट से लेटेस्ट जब इक्विपमेंट होता है उसके अंदर एनर्जी लॉसेस जो ट्रेवलिंग के टाइम पे जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। चाहे सब स्टेशन हो, ट्रांसफार्मर्स हो, केबल्स हो, टावर्स हो। दूसरा जो इसके अंदर तरीका होता है कि आप ट्रांसमिशन लाइंस की डिस्टेंसेस को कम से कम रखें। तो पहले क्या होता था, आज से 40 साल पहले इंडिया में बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन की लाइनें थी, 6 6 स्टेट्स, 8 8 स्टेट्स में वो लाइनें जा रही हैं। फिर क्या किया इंडिया ने, फिर क्या कर दिया, सेक्शंस बना दिए कि भाई 4 स्टेट तक लाइन जाएगी, 3 स्टेट तक लाइन जाएगी। ठीक है, लाइनों को छोटा किया पहले, तो ट्रेवल डिस्टेंस को, तो इस तरीके से ट्रेवल लॉसेस कम हुए। तीसरी जो चीज होती है, जो इंडिया ने ट्रांसमिशन लॉसेस को इस तरीके से कवर कर लिया। लॉसेस तो होते हैं, 100% आप अचीव नहीं कर सकते, पर जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है ना अचीव करने का, ट्रांसमिशन में इंडिया ने वो अचीव कर लिया। पर इंडिया हैव टू डू अलॉट इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में लॉसेस जो इंडिया ने किस तरह कवर किए, देखिए ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट जाता है वो डीसी होता है। ठीक है, तो आप वो किसी भी शहर में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कनेक्ट होने से पहले उसको पहले एसी में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी को। एसी में कन्वर्ट करने के बाद वो शहरों तक पहुंचाया जाता है, घरों तक, आम हम जो घर में होते हैं बैठे हुए हैं लोग। तो इंडिया ने क्या किया, जो वो सब स्टेशन थे वो शहरों से पहले बाहर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर बाहर होते थे, उनको शहरों के अंदर लाया गया। सब स्टेशन को शहरों में लाके, ताकि वो डिस्टेंस भी मजीद कम किया जाए। तीसरी जो चीज की, तारों को अंडरग्राउंड किया गया ताकि कुंडे ना लगे। उसके बाद जो किया गया कि स्मार्ट मीटर्स, बड़े शहरों में स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए, वो कार्ड वाले। ठीक है, कार्ड में जितना होगा उतना ही मीटर चलेगा, कितना भी जुगाड़ कर लो उससे ज्यादा मीटर नहीं चलेगा। तो अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस इंडिया में होते हैं, और वो इंडिया इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। और अगले 1 डेकेड 10 साल तक आप देखेंगे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक वो रिकवर कर लेंगे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक आ जाएंगे। या कि फ्यूचर प्लान को आप क्या समझते हैं कि जो एनर्जी से रिलेटेड है उसके फ्यूचर प्लान आप क्या समझते हैं, और क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या इंडिया जो है वाकई ही एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का हब बन जाएगा और पूरे वर्ल्ड में राज करेगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो पहली चीज इंडिया जो दुनिया के लिए कर रहा है वो ये कर रहा है कि आईटीआर जो है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर जो बना रहा है इंडिया, फ्रांस, अमेरिका और इन सब के साथ मिलके, यूके वगैरह के साथ जो फ्रांस में बन रहा है। और बेसिकली उधर न्यूक्लियर फ्यूजन को वापस रिक्रिएट किया जाएगा जो सूरज पे होता है। तो बेसिकली आसान लफ्जों में वो छोटा सा सूरज बनाना चाहते हैं। और छोटा कितना, उसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ, 0.1%, सूरज का 0.1%। ये प्रोजेक्ट 5 6 साल से चल रहा है, और अभी भी 28 में जाके पहला टेस्ट होगा और 32 में फाइनल टेस्ट होगा। तो हमें 2032 तक पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये जो भी पूरा ग्रुप है 5 6 मुल्कों का।
अगर कामयाब हो जाता है, वो एक प्रोजेक्ट अकेला पूरे यूरोप और वेस्ट एशिया को बिजली दे सकता है, पूरे यूरोप एंड वेस्ट एशिया को, क्योंकि सूरज के अंदर ताकत इतनी है। आप सूरज का 0.1% इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है कि शायद उससे मजीद भी कर सके, पर यूरोप एंड वेस्ट एशिया आर कंफर्म्ड, शायद इससे भी ज्यादा बिजली दे सके। तो ये एक चीज कर रहा है। उसके अंदर मेजर इंडिया मेजर पार्टनर भी है, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी की है, और जो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, 600 प्लस कॉन्ट्रैक्टर हैं इस प्रोजेक्ट के, पर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ना इस प्रोजेक्ट का, वो लार्सन एंड टुर्बो है, इंडियन कंपनी है। तो ये एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है, क्योंकि ये बड़े सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स पे बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और क्रेडिबल कंपनी चाहिए, और वहाँ उसके लिए एक इंडियन कंपनी को जो जो सेलेक्ट किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज जो इंडिया कर रहा है, इंडिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व्स हैं। तो बेसिकली होमी जे बाबा जो इंडिया के थे, द फादर ऑफ, आप समझ लें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या थोरियम पावर प्लांट्स भी कह सकते हैं। इंडिया के पास, इंडिया वाहिद है कंट्री है दुनिया जिसके पास थोरियम का रिएक्टर है, थोरियम के सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो आप ये समझें कि अगर, और थोरियम का मैं एक फायदा आपको बता दूं, थोरियम अगर आप न्यूक्लियर के साथ यूज करते हैं ना, यूरेनियम के साथ, न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है यूरेनियम फ्यूल के साथ अगर आप थोरियम यूज करते हैं, जो होमी जे बाबा का प्लान था, 3 स्टेज प्लान, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट जो होता है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि न्यूक्लियर का भी तो वेस्ट होता है, और न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना भी एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। लेकिन होमी जे बाबा के जो प्लान में थोरियम को यूज करके वो न्यूक्लियर वेस्ट ना के बराबर होना होगा तो सही, पर ना के बराबर। और इंडिया के पास इतना थोरियम है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, के इंडिया की 300 साल की एनर्जी नीड्स पूरी हो सकती, 300 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू अब्दुल एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इस थोरियम का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूं। चाइना ने में जो थोरियम है वो राम सेतु के पास है, जहां राम सेतु है ना, वहां पर थोरियम है, उधर पानी के अंदर। अब मैं थोड़ा इंडियंस को थोड़ा इधर समझाना चाहता हूँ। देखें, 0.1 उधर थोरियम है, इसीलिए नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं होता राम सेतु, क्योंकि फिर आप माइनिंग नहीं कर सकते। दूसरी चीज, थोरियम की वजह से ही श्रीलंका पे पोर्ट लिया गया है, हमन टोटा। 0.3, केरला में अभी कुछ पोर्ट पे प्रोटेस्ट हुए थे जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किए थे, वो क्यों किए थे और किसके कहने पे किए थे? वो सारा थोरियम का ही चक्कर है। एंड 0.4 जो मैं लोगों को कहना चाहता हूं, यू शुड रिस्पेक्ट एंड पे ट्रिब्यूट टू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु जयललिता मैडम, जिनकी वजह से आज राम सेतु इंडिया के पास है। वरना डीएमके ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि राम सेतु को पूरा खत्म करके उसको तोड़ के अंदर कैनाल सिस्टम बना के वो श्रीलंका के हवाले कर दिया जाए, वो पूरा एरिया। तो आप लोगों को ट्रिब्यूट भी देना चाहिए, और यू शुड बी थैंकफुल कि आपके इंडिया में कुछ लीडर्स ऐसे भी गुजरे हैं जो इंडिया में एक बैलेंस बना के रखा है। उसमें से जयललिता मैडम थी, एनटीआर साहब के टाइम पे भी राम सेतु को लेके बड़े मसले हुए थे, बट ही अपोज्ड इट एंड ही सेव्ड, ही एंड शी बोथ सेव्ड राम सेतु। एंड आखिरी चीज मैं यही बोलना चाहूंगा, मोदी जी ने इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन में कट वीचू आइलैंड का जिक्र किया था। तो आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, गूगल मैप खोलें, थोरियम रिजर्व कहां पर है, राम सेतु कहां पर है, कटवीचू आइलैंड कहां पर है, जो इंदिरा गांधी ने गिफ्ट दे दिया बगैर किसी से पूछे पार्लियामेंट से श्रीलंका को, जैसे बाप की जागीर थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। श्री चाइना का पोर्ट कहां पर है, ठीक है, श्रीलंका में। केरला में वो स्ट्राइक जो पोर्ट पे हुई थी, वो जगह राम सेतु कितना दूर है रामेश्वरम से, वो आप लोग देखें। और आखिरी चीज आप ये देखें, जो ये कैनाल प्रोजेक्ट 2003-4 में आया था, राम सेतु को तोड़ के इधर कोई कैनाल सिस्टम, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, आप लोग उसकी रिसर्च करें, हिस्ट्री में जाएं और देखें
कि किस तरह जयललिता जी ने उस चीज को बचा के राम सेतु आज इंडिया की प्रॉपर्टी और इंडिया की ओनरशिप में है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान जो है क्यों दिन ब दिन एनर्जी क्राइसिस का शिकार होता जा रहा है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। इंडिया 62 गीगावाट सोलर से बनाता है, हमारी टोटल जनरेशन 50 गीगावाट है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा सारा इक्विपमेंट पुराना है। तो देखिए, पुराने इक्विपमेंट से आप कोई एक तो पहली चीज तो आप बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकते ना, बाय प्रोडक्ट भी होती हैं चीजों की। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उस थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली तो बन रही है, पर कोक कोल भी बन रहा है, मीथेन भी बन रही है, सोदा ऐश भी बन रही है, तो वो सब भी निकल रहा है। पाकिस्तान में एक ये मसला है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी। तीसरी जो चीज है, दे थिंक के एनर्जी इज नॉट इम्पोर्टेंट। इधर दिमाग उल्टा है, दुनिया को बोलते हैं आप आ जाओ, इन्वेस्टमेंट कर दो, फिर हम पावर प्लांट बना देंगे। अबे ऐसे थोड़ी ना दुनिया आती, दुनिया को कुछ दिखाओगे तो आएगी ना, सपने दिखा के नहीं, फिजिकली कुछ दिखाना है। उसके अलावा आपको देखे, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है तो बिजली कहां से बनाएगा? बिजली के लिए कोयला चाहिए, तेल चाहिए, गैस चाहिए, ठीक है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। हमारे पास वो पैसा भी नहीं है माशाल्लाह। फिर हम लोग गैस का भी फायदा नहीं उठा सकते। मैं कहता हूँ, मैं चलो, आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका का प्रेशर है ना, पाकिस्तान सर नहीं उठा सकता अमेरिका के आगे, इसीलिए हमें ईरान के साथ जो पाइपलाइन है वो कैंसिल करनी पड़ी। पर तापी गैस पाइपलाइन पे तो अमेरिका ने कुछ भी नहीं बोला। तो तापी गैस पाइपलाइन का काम ही कंप्लीट कर लो, वहां से गैस ले लो, ऑयल ले लो। पर नहीं नहीं, वो नहीं करेंगे। बाय द वे, जो गैस से बिजली बनती है वो भी आपका इसमें आता है, रिन्यूएबल में आता है, जो गैस से बनती है। जो एलएनजी होती है, एलपी एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो वो भी इसी में आती है जी। सही। तो सर, क्या फाइनल मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जो जिस तरह इंडिया अपने मुल्क में रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज को यानी कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है उसके लिए, और राजस्थान में एक बहुत बड़ा सोलर का एक वो हब बनने जा रहा है इंडिया। तो क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान को आखिर क्या उनसे सीखना चाहिए? क्या कहेंगे? यार, आई एम नॉट श्योर कि राजस्थान में है कि गुजरात में, एक तो ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वो दोनों ही सिंध को लगते हैं। मुझे ये नहीं पता कि राजस्थान में बन रहा है कि गुजरात में। पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट 30 गीगावाट एक ही जगह पे वो लग रहा है, तो वो मुझे स्टेट कंफर्म नहीं है। और आखिर में मेरा यही मैसेज है कि पाकिस्तान को अगले 10 साल है ना, अपना मुंह बंद करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाओ। पैसा अंधाधुंध लगाना है, पर दिमाग के साथ लगाना है, ठीक है। तो ये एक होता है ना, हवा में नहीं उड़ाने, अंधाधुंध पैसे के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी चलाना है। पता चले ऐसी जगहों पे सड़कें बना दी जहां पर जानवर भी नहीं चलते, तो ऐसी इतनी भी अंधी नहीं करनी है। लेकिन आपको वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। आपका मुल्क साइज में छोटा है, सो यू विल अचीव द सक्सेस एंड योर टारगेट्स वे बिफोर देन एनी अदर कंट्री जो एरिया में बड़े हैं, ठीक है। एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाओ, 5-6 साल बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, दुनिया अपने आप भाग के आएगी पाकिस्तान। इंडिया को मैं यही बोलना चाहूंगा, इंडिया के बारे में, इंडिया को तो नहीं बोलूंगा, इंडिया के बारे में, कि फ्यूचर में एशिया का पावर हाउस है और दुनिया की एनर्जी नीड्स में इंडिया एक अहम भूमिका निभाएगा। और ये चीज मुझे नहीं पता कि कैसे निभाएगा, पर ये मेरा दिल कहता है कि वो अहम भूमिका दुनिया में निभाएगा, और एशिया का तो पावर हाउस होगा, वो तो डेटा बताता है जी। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आप टाइम निकाला। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।